हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के ऊप्स कॉन्सेप्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में। अब बेसिकली ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है क्या और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की जो ये क्लास है, बेसिकली मैंने आपके लिए एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिसमें आज की जो ये हमारी क्लास है ये है क्लास नंबर 1। क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको एक ही क्लास में कवर कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं मैं चाहता हूँ हर एक पर आपको अच्छे से डिस्कशन करूँ, उन पे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आऊँ। अब मैंने सोचा कि भाई अगर मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ कर दूँ तो एक तो क्लास का ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और आपको सीखने में भी फिर थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो मुझे लगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को क्यों ना पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, अलग-अलग क्लासेस में लेके आया जाए, जिससे जो कॉन्सेप्ट है आपका और अच्छे से क्लियर हो और जब भी आप फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? तो फिर ये हमारी जो है आज की क्लास नंबर 1 है, फिर आगे क्लास नंबर 2 आएगी इसी पे ही। और मुझे लगता है कि इस ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे कुछ 4 से 5 क्लास हमारी बन जाएगी और ये हमारी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसी का ही एक हिस्सा है और पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी पाइथन करी है, जितना भी हमने सीखा है, उसके बाद का जो है नेक्स्ट लेवल का जो स्टेप आता है पाइथन की सीखने की जर्नी में, वो हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट से आता है। और जब एडवांस वर्क करते हैं पाइथन में, तो उस पे वर्क हम इसको सीखे बगैर तो नहीं कर सकते, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आने वाली 3-4 क्लासेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान से क्लास को देखना है और जैसे-जैसे प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा वैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर बगैर देरी करे शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए समझते हैं इस क्लास के फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। बेसिकली हमारा जो मेन रहेगा टारगेट वो रहेगा ये कि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि भई अगर आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ओप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँगे, क्योंकि ये बेसिक है। और ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने से पहले आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो एक्चुअली हमने कवर कर लिया है। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है पाइथन में, जितना भी हमने काम किया है, जितना भी हमने सीखा है, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही थी, ठीक है? और उसको सीखे बगैर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपने इस क्लास में पहली बार विज़िट किया है और आपको कोई नॉलेज नहीं है पाइथन की, कि भई आपने कोई भी पाइथन में कुछ भी वर्क नहीं किया है, कुछ भी आपको नहीं पता है और आप डायरेक्ट इस ऊप्स के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, तो मैं समझो कि भई आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। पहले आपको जो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस थी, आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको सीखे बगैर, उसको समझे बगैर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते, अगर आप एक बिगिनर हैं तो, ठीक है? तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली जो भी अभी तक हमने वर्क किया है, जो भी हमने सीखा है, वो हमारा एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का एक अप्रोच थी, एक सोचने का तरीका था। अब इसमें लिखा है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूजिंग फंक्शन एंड प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या मतलब है इसका? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब एक ऐसी अप्रोच है, एक प्रोग्रामिंग लिखने की, सोचने की और प्रॉब्लम को सोल्व करने की एक अप्रोच है। पैराडाइम का मतलब क्या है? पैराडाइम का मतलब है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई है और हमें उस पे वर्क करना है, उसमें हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे, है ना? हम सोचते हैं कि हमें इसमें क्या-क्या फंक्शंस का यूज़ करना है या किसी ऑपरेटर का यूज़ करना है या किसी कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करना है, हम सोचेंगे, है ना? फिर हम उस कोड को लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर हम उस कोड को लिखेंगे।
और फिर हम उस प्रॉब्लम को रन करके देखेंगे कि क्या जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, क्या हमने उसको अपने कोडिंग से सोल्व किया है या नहीं किया। तो हम एक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो ये जो अप्रोच है सोचने की, तो ये हमारी क्या कहलाती है? ये पैराडाइम है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग की ये पैराडाइम है, एक अप्रोच है। और बेसिकली मैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी एक अप्रोच ही मानूंगा। जो भी अभी तक हमने जो फॉलो किया है वो एक क्या थी? एक तरीके का पैराडाइम ही था, है ना? जिसमें हमने क्या किया, अभी तक हमने जो भी कुछ किया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, वो हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया। किसको किया? हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया, ठीक है? जिसमें हमने फंक्शंस का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया काफी सारे, और फिर हमने उस प्रॉब्लम को सोल्व भी किया, ठीक है? हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, हमने फंक्शंस के बारे में अभी तक पढ़ा है, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो हमने अभी तक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच थी, हमने उसको फॉलो किया है। और वो कौन सी अप्रोच थी? एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी। कौन सी? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। यानी कि जो भी हमने कोड लिखा है, वो हमने कुछ इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड है, इसके नीचे फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है? तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया है। तो यही हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है? ऊप्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब आप इस जर्नी को यहां से यहां तक अगर आपको आना है, तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी आप इस ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं ये बात, क्योंकि बगैर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अगर आप कहते हैं कि भाई मैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सीख लेता, देखिए अगर आपने थोड़ी बहुत पहले प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो आप समझ सकते हो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिगिनर है और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आपने एक प्रोग्राम का एक छोटा सा वर्ड भी नहीं लिखा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि भाई आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जंप लेने से पहले आपको इस स्टेप को कंप्लीट कर लेना चाहिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को। और मैं चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को कि भाई आप जो इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस है, आप उनको फॉलो करें, उनको अच्छे से समझे उन क्लासेस को, और अच्छे से उस पे इम्प्लीमेंट करें। जब आपके एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, देन आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट की क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, फंक्शंस में पढ़ा है, ऑपरेटर्स में पढ़ा है, कंडीशन स्टेटमेंट्स में पढ़ा है, तो अभी तक हमने एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया है। एक पैराडाइम को जो अप्रोच है हमारी प्रोग्रामिंग की, हमने उसको फॉलो किया है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया है, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है क्या, देखिए अगर आपने अच्छे से क्लासेस को देखा है और अच्छे से इंप्लीमेंट किया, तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई हमने जो भी कोडिंग लिखी है वो लाइन बाय लाइन कोड लिखा है ना? अब लाइन बाय लाइन कोड का होने का क्या मतलब है? जैसे हम एक रियल लाइफ वर्ल्ड में देखें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक रेसिपी बुक है ना, रेसिपी बुक में हम लिखते हैं कि भाई पहले हमें मान लो चाय बनानी है, तो पहले हमें एक पैन लेना है ना? और उसमें फिर हमें पानी डालना है, फिर हम उसमें चाय पत्ती, चीनी वगैरह, है ना? इस तरीके से तो एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, भी ऐसे-ऐसे चाय बनती है। तो जब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें भी एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करें कि भी जो भी है, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। हम कैसे? स्टेप बाय स्टेप को लिख रहे हैं। तो वही चीज़ है, अभी तक हमने जो किया है। और फिर ये अलग कैसे है ऊप्स के कॉन्सेप्ट से, वो तो अभी आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे ही। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है क्या, और हमने अभी तक किस तरीके से वर्क किया है, ठीक है? चलिए मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊँ कि भाई अभी तक हमने क्या-क्या सीखा है, और ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये आखिरकार है क्या, है ना? हर चीज़ क्लियर करेंगे। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को, कि अभी तक हमने जिस अप्रोच को फॉलो किया है वो कौन-सी थी? वो थी हमारी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है? अब जैसे कि बेसिक जो अभी हमने स्टार्टिंग करी थी, जब इस क्लास की पाइथन की सीरीज की जब हमने स्टार्ट किया था, तो आपको मैंने बताया था कि भाई प्रिंट किया मैंने हेलो वर्ल्ड, है ना? इस तरीके से फिर हमारे आउटपुट आ जाता था। फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा कि भाई जो भी हम वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू साइन करेंगे, और जब हम प्रिंट करेंगे और उस वेरिएबल का नाम देके प्रिंट के साथ कि भाई इस वेरिएबल को आपको प्रिंट करके दो, तो हमें उस हिसाब से आउटपुट मिलता था। जैसे कि ये एक नेम है, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन करी है राहुल, ठीक है? जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है? ऐसे ही एक वेरिएबल है मैथ नाम का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन करी है 85, ठीक है? ये कौन सा डेटा टाइप है? ये इंटीजर डेटा टाइप है। ऐसे ही मैंने एक साइंस नाम के वेरिएबल को यहाँ पे बनाया है, जिसमें मैंने वैल्यू असाइन करी है 90, और इंग्लिश नाम के वेरिएबल में मैंने वैल्यू दी है 80, ठीक है?
और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके दो आप नेम को, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनपुट दिया तो मेरे पास आउटपुट आ गया है राहुल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके दो आप मुझे मैथ्स, प्रिंट करके दो आप मुझे साइंस, प्रिंट करके दो आप मुझे इंग्लिश। तो इनकी वैल्यूज मेरे सामने आ चुकी है। ये आपके मैथ्स के नंबर है, ये आपके साइंस के नंबर है, ये आपके इंग्लिश के नंबर है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, लेवल 1 में ये क्या था, हमारा लेवल 1 था हमारा, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी, जिसमें हमने लिखा, एक स्टेप्स में लिखा। ठीक है, और फिर हमने अपने कॉल किया वेरिएबल का नेम प्रिंट के द्वारा कि भाई प्रिंट करके दो नेम को, प्रिंट करके दो आप मैथ्स के मार्क्स को, प्रिंट दो आप मुझे साइंस या इंग्लिश को, है ना। और हमारे को उसी के अकॉर्डिंग हमारे को रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो था लेवल 1 जो अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एडवांस हमने किया, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को हमने और अच्छे से सीखा। और फिर हमने क्या किया, हम पहुंचे भाई स्टेप 2, यानी कि लेवल 2 में हम पहुंचे हैं, जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना, है ना। और हमने फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, और उनको हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से काम किया। जैसे कि मैं एक मिक्स्ड अप एक एग्जांपल है, जो भी अभी तक हमने ऑपरेटर्स भी इसमें आ रहा है और फंक्शंस भी इसमें आ रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ इसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश करा है, जिसमें मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम फंक्शन मैंने बनाया है। बेसिकली मैंने दो फंक्शन इसमें बनाया है, एक एडिशन का बनाया है और एक सब्ट्रैक्ट का बनाया है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक डेफ मैंने यहाँ लिखा और ऐड किया। मैंने कहा कि भाई इसमें दो वैल्यू आएगी, ए एंड बी, और जब भी मैं कॉल करूँ ऐड के, जो ये फंक्शन है, जब भी मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूं और उसमें जब मैं दो वैल्यू दे दूं, ए और बी में जब मैं दो वैल्यू को दे दूं, तो मेरे पास रिटर्न में आए ए प्लस बी, यानी कि जो भी दो वैल्यू में दूंगा उसका एडिशन रिजल्ट मेरे सामने आ जाए, है ना। ऐसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन का यूज किया कि भाई मैं सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन बना रहा हूं और मैं उसमें दो वैल्यू जो भी मैं उसमें नंबर दूंगा, तो उसका जो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट है वो मेरे सामने आ जाए। ठीक है, अब मैंने दो फंक्शंस को यहां पे बना दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक num1 की जो वैल्यू है ना वो है 10, और num2 की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, अब मैं कॉल कर रहा हूँ कि भाई ऐड फंक्शन को यूज करो और उसमें num1 और num2 को यूज करनी है हमें वैल्यू को क्या है, num1 10 है, ठीक है, और num2 क्या है, ये 5 है, और मैंने ऐड फंक्शन को कॉल करी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट जो मेरा जो फंक्शन है मैंने उसको कॉल की है, और उसमें मैंने असाइन कर दी है num1 एंड num2 की वैल्यू, जो कि 10 है num1 और 5 है हमारा num2। तो जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट को लेगा, तो मेरे सामने रिजल्ट आ चुका है। एडिशन आपका 15 है, क्योंकि 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही फिर इसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ गया है सब्ट्रैक्शन, कि आपका जो num1 एंड num2 की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो सब्ट्रैक्शन है वो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आपका रिजल्ट है। अब सोचिए ये हुआ क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फंक्शंस को बनाया, सबसे पहले हमने फंक्शंस को बनाया, फिर हमने वैल्यू असाइन कर दी कि भाई ये एक num1 है, ये num2 है। ठीक है, पहले हमने फंक्शंस को बनाया है, उसके बाद हमने वैल्यूज को असाइन किया है, और उसके बाद हमने कॉल किया है फंक्शन को, और उसके अकॉर्डिंग हमारे को फिर ये रिजल्ट मिला है। तो हमने क्या किया, ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया। हमने क्या किया है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया है। तो यही जो अप्रोच है, यही तो एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। ठीक है, तो यही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये इसी को ही हम पैराडाइम कहते हैं, इसी सोचने की और कोड को लिखने की जो अप्रोच है, इसी को ही हम पैराडाइम कहते हैं। तो यही अप्रोच हमने अभी तक हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फॉलो की है। ठीक है, यही चीज थी वो। और अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा होगा तो आप इसको रिलेट कर भी पा रहे होगे कि हाँ, हमने वाकई में स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है उसको फॉलो किया है, और वैसे ही हमारे को रिजल्ट्स हमारे को मिल रहे थे, है ना। तो यही है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं चाहूँ तो इस ऊप्स के कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में खत्म कर दूं, लेकिन
एक ही क्लास में ख़त्म करने से मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि भई आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है या ऐसे टॉपिक है कि वो आपको ना मतलब कहते हैं ना कि हिडन रह जाती है कोई चीज़, मतलब एक छुपी हुई रह जाती है और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनको वो चीज़ क्लियर नहीं होती वो कॉन्सेप्ट को, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूँ, अच्छे से समझाऊँ और अच्छे से आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जब अच्छे से समझेंगे, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। और आगे जितने भी हम एडवांस प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, जितने भी हम एडवांस सीखेंगे, जितनी भी एडवांस टेक्निक्स को हम सीखेंगे, उसमें उसमें ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बल्कि ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल और करके दिखाता हूँ, जिससे आपको जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं, है ना? तो जैसे मैं एक बेसिक सा एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है ग्रीट नाम का, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूँ, तो मेरे सामने लिखा आ जाए कि गुड मॉर्निंग। क्या लिखा आ जाए? गुड मॉर्निंग। और अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, तो जैसे मैंने इसको कॉल किया, तो मेरे सामने इसका आउटपुट आ गया गुड मॉर्निंग। वैसे ही मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टार्ट नाम का मैंने एक फंक्शन को बनाया है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं स्टार्ट नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करूँ, जब भी मैं इसको कॉल करूँ, तो मेरे सामने आउटपुट आ जाए कि कार स्टार्ट हो गई है, ठीक है? एक रैंडमली मैंने वैसे ही एक आउटपुट मैंने बनाया है। तो अब जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ स्टार्ट फंक्शन को, तो मेरे सामने इसका आउटपुट आ गया। तो ये तो था फंक्शन। अब इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को कहाँ यूज़ किया है? देखिए हमने यूज़ ऐसे किया है कि भाई पहले हमने फंक्शन को बनाया है, ठीक है? हमने पहले फंक्शन को बनाया है और मैंने कहा कि भाई जब ये प्रोग्राम चलेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, कि जब भी मैं कॉल करूँगा तो मेरे सामने ये लिखा आ जाए, ठीक है? क्या लिखा आ जाए? गुड मॉर्निंग लिखा आ जाए। और फिर जब मैंने इसको कॉल किया है, जब मैंने इसको कॉल किया है, तो मेरे सामने इसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल गया है, रिजल्ट मिल गया है। वैसे ही इसमें ऐसे ही अप्रोच को फॉलो किया है मैंने। तो ये क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। ये क्या है? कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। अब मैं चाहता हूँ कि भई हम थोड़ा-सा और एडवांस चलते हैं, जो अभी तक हमने सीखा है। मैं सेल को ऐड कर लेता हूँ, पुराने वाले जो भी लिखा है मैं उसको एलिमिनेट कर दिया ताकि स्क्रीन ज़्यादा डाउन ना जाए। तो बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक स्टूडेंट मार्क्स एवरेज नाम का एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स जितने भी हैं उसकी एक एवरेज हमारे सामने आ जाए। तो उसे मैं कैसे यूज़ करूँगा? देखिए, मैं पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ, स्टूडेंट मार्क्स एवरेज, ठीक है? और अब मैं एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज, ठीक है? और मैंने यहाँ पे पास किए हैं मार्क्स को। बिल्कुल बेसिक से एडवांस हम चलेंगे। पहले हमने फंक्शंस को बेसिक से जाना, फिर हम थोड़ा-सा अब एडवांस चल रहे हैं, जिसमें हम लिस्ट का भी अब इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे, अभी आपको बता दूँगा मैं। देखिए कैलकुलेट एवरेज मार्क्स को मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने मार्क्स को पास किया है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे रिटर्न में ना आपको देना है इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट। जैसे कि सम है और मैं मार्क्स यहाँ पे इसमें पास कर दिए हैं और मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी लेंथ है और उसके मार्क्स है, जो उस लेंथ में मतलब जो टोटल है, वो आप मुझे यहाँ पे आप शो कर दीजिएगा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मार्क्स को भी असाइन करना है, मार्क्स की वैल्यूज़ को भी लिखना है। ओके, मार्क्स को मेरे को यहाँ पे लिखना है और अब मैं यहाँ पे किसको यूज़ करूँगा? लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा कि भाई 85 है, 90 है एंड 78 है। ये मैंने लिस्ट में पास कर दिया है, ठीक है? उसके बाद अब मैं कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास मार्क्स आ चुके हैं। मैंने असाइन कर दिया कि हाँ, ये मेरे मार्क्स है और इसको जब भी मैं कैलकुलेट एवरेज को जब भी मैं कॉल करूँगा, तो मेरे को रिटर्न दे देगा इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट, जिसमें सम मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मार्क्स, है ना? और ये मैंने मार्क्स इसमें बता दिए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे
लिखूँगा कि एवरेज मार्क्स, और यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँगा, कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज, और यहाँ पे मार्क्स अगर मैं लिखूँगा तो मेरे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा 84.33। ठीक है, रिटर्न में मेरे को इसके अकॉर्डिंग मिला है, ये जो है ना, इसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट मिला है। तो अब हमने किया इसे भी समझिए। हमने सबसे पहले एक फंक्शन को बनाया, हमने क्या किया है, एक फंक्शन को बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर जो मार्क्स है हमने उसको असाइन कर दिया है। ठीक है, और फिर मैंने इसको कॉल किया है और उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। तो ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ से इस तरीके से रन होता होता मेरे को ऐसे रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर भी हमने एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया है और यही अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इन एग्जाम्पल्स से आपको देखो, जो लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका इंक्लूड हो गया है ना, और फंक्शन का तो यूज़ हो ही रहा है, और आपका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो ऑपरेशंस है ये भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने मिक्स्ड जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको एक रिकैप हो जाए कि हाँ हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई है। ठीक है, इन इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इन सब टॉपिक्स को मैंने अच्छे से किया है। ठीक है, तो यही मेरा एक मोटिव था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल करके दिखाने का। आई होप आपने पहले किया हुआ है और मैं जानता हूँ आपको ये सब चीज़ें आती है, लेकिन एक थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक रिकैप आपके माइंड पे मैंने ये किया है कि भाई आपको सब चीज़ें पता हो, ताकि जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के, और आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऊप्स के बारे में। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई किसकी महत्वता ज़्यादा है। तो इसमें लिखा है कि व्हाट डज द इंडस्ट्री यूज टुडे, आज के समय में जो इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स है, वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं फिर ऊप्स का करते हैं। तो उसी का एक थोड़ा सा कंपैरिजन है ये। तो इसमें लिखा है कि इन टुडेज इंडस्ट्री प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड लेस, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो इस्तेमाल है वो कम होता है आज के समय में इंडस्ट्रीज, कंपनीज या फिर जितने भी स्टार्टअप्स है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर जो अभी तक हमने किया, जो अभी तक हमने पढ़ा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो सब तो वेस्ट हो गया, आज के समय में तो उसका यूज़ ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक वजह है कि आज के समय में जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में, वो कम क्यों है, मैं अभी उसको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि भई जो अभी तक आपने सीखा है वो वेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो लेवल 2 है, ठीक है? लेवल 1 जो है, वो आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही है। आपको जो अभी तक हमने सीखा है, आपकी फाउंडेशन वहीं से ही मजबूत होती है। एक-एक फंक्शंस को लिखना, एक-एक प्रोग्राम को लिखना, ठीक है? आपको वो बेसिक नॉलेज होना, वो बहुत ज़रूरी है। वही आपकी फाउंडेशन है। बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आपकी फाउंडेशन है। जब तक आपको वो फाउंडेशन नहीं आएगी, जब तक आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, जब तक आप ओप्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया भी था कि अगर आप एक बिगिनर है और आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता, तो आप ओप्स के कॉन्सेप्ट को शुरुआत में ना पढ़े, आप बेसिक से स्टार्ट करें। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आप ओप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ठीक है, तो शुरुआत से मेरी जो रही है एक मोटिव मेरा यही रहा है कि मैं हर एक स्टूडेंट को, जिनको नहीं पता पाइथन के बारे में या जिन्होंने नहीं जानते भी पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या, तो मैं हमेशा से यही समझ रहा हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं ये क्लास, आप एक बिगिनर है, ठीक है। मैं एक बिगिनर फ्रेंडली क्लास आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। अब बात आती है कि भाई क्यों आज के समय में जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो इस्तेमाल है वो कम है, वो क्यों है? देखिए, उसके पीछे एक वजह ये है कि वहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितने भी एमएनसीज़ हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, तो उनमें लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं,
अभी तक हमने स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे वर्क होता है कंपनीज़ में? नहीं, वहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन मुझे बनानी है, एक शॉपिंग एप्लीकेशंस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब उसमें बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे कोडर्स, डेवलपर्स वहाँ पे बैठे होते हैं, जो कि अलग-अलग टीम में अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको उन टीम में वर्क जब आप करते हैं, तो उस लार्ज प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं, तो आपको ओप्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल काफ़ी होता है और उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ओप्स के कॉन्सेप्ट की। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, वो ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में एज़ कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो यूज़ है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। लेकिन अगर हमें लार्ज प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, तो हमें ओप्स के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब इसमें लिखा है कि ईज़ियर टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट, बिल्कुल, कंपनीज़ में लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनको ईज़िली मैनेज करने के लिए हमें ओप्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब इसमें लिखा है कि बेस्ट फॉर टीम कोलैबोरेशन। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है? और वो एक शॉपिंग एप्लीकेशन पे वर्क करना चाहती है, शॉपिंग एप्लीकेशन पे वर्क करना चाहती है। आपके मोबाइल में एक ऐप होगा, शॉपिंग ऐप होगा जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न का। अब उसमें देखते हैं कि सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं, रजिस्टर पहले आप रजिस्टर करते हैं, देन फिर आप लॉगिन करते हैं, है ना? फिर आप प्रोडक्ट्स को देखते हैं और फिर आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप पेमेंट गेटवे पे जाते हैं, फिर आप पेमेंट करते हैं, फिर आप उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं, देन आप फिर उसको ट्रैक करते हैं। अब आप ये सोचिए इतना सब कुछ क्या कोई एक ही आदमी बना सकता है? ये पूरा जो ये एप्लीकेशन है, नहीं, ये एक टीम बनाती है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए हम जो ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम क्या करते हैं ना, क्लास और ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं। किस पे? क्लास और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको बता दूँगा। तो जो ये क्लासेस है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जब हम इस पे वर्क करते हैं, तो जैसे क्या है, मैं एक इस तरीके से आप मान लीजिए कि क्लास का एक टीम है, ठीक है? जैसे मैं एक टीम बना रहा हूँ कि एक जो टीम है, यानी कि एक जो क्लास है, वो कस्टमर को, एक टीम है जो वो कस्टमर को देखेगी, जिसमें वो क्या करेगी, वो क्या बनाएगी, वो लॉगिन पे वर्क करेगी, रजिस्टर पे वर्क करेगी, कस्टमर प्रोफाइल को मैनेज करने पे वर्क करेगी, है ना? तो वो उस चीज़ पे वर्क काम पे ध्यान देगी। एक ग्रुप जो है वो केवल कस्टमर के लॉगिन पे ध्यान देगा, रजिस्टर पे ध्यान देगा और प्रोफाइल को मैनेज करने पे ध्यान देगा, ठीक है? दूसरी जो क्लास है यानी कि एक टीम है, वो प्रोडक्ट पे ध्यान देगी, यानी और वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी भाई प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएगी, लिस्टिंग करेगी ना कि भाई ये जो इस कैटेगरी में क्लोथिंग्स में ये है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उसमें हम ये प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट कर रहे हैं, तो वो उस पे ध्यान देगी और उसमें डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस पे ध्यान देगी, उनकी प्राइसिंग पे ध्यान देगी, ठीक है? तो एक टीम उस चीज़ को मैनेज करेगी। तीसरी जो टीम है मान लीजिए वो ऑर्डर पे ध्यान देगी, जैसे कि ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं हुआ या फिर कौन से प्रोडक्ट को कस्टमर ने कैंसल किया, ठीक है? और ट्रैक पे ध्यान देगी, तो उन सब चीज़ों पे वो मैनेज करेगी। और फिर एक टीम है जो पेमेंट पे ध्यान देगी, जैसे पेमेंट गेटवे हुआ, रिफंड हुआ या फिर इनवॉइसेस जनरेट हुआ, ठीक है? तो वो एक टीम उस पे ध्यान देगी। तो बेसिकली हम 4 टीम हमने बनाई है, बेसिकली 4 क्लासेस हमने बनाई है और जिसमें हम कस्टमर को प्रोडक्ट कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं, सेकंड हम प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तीसरा हम ऑर्डर पे ध्यान दे रहे हैं और फोर्थ हम पेमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। अब इन सब में भी अलग-अलग टीमें हमने असाइन करी है और उस पे वो वर्क कर रही है। अब इससे होगा क्या? इसमें लिखा है कि बेस्ट टीम कोलैबोरेशन। इसमें होगा क्या कि कोई भी टीम दूसरे के काम में डिस्टरबेंस नहीं करेगी। मतलब अगर कोई हमने जो कोड लिखा है या फिर एक कोई समस्या आ गई है किसी कस्टमर के लॉगिन वाले पार्ट में, तो ऐसा नहीं कि उसको जो प्रोग्राम है उसमें उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रोडक्ट के काम में भी होगा या ऑर्डर के काम में भी होगा या फिर पेमेंट के काम में भी होगा, नहीं। अगर हमने कस्टमर की जो क्लास बनाई है, तो अगर उसमें कोई भी हमें अपडेट करना है या फिर हमारे पास कोई एरर आ रही है, तो हम उसी पे ही ध्यान देंगे और उससे दूसरे के भी जो कोड्स है, उस पर भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होएगी। दूसरा इससे ये होगा कि जो आपका जो कोड है, वो एक तो मैनेजेबल होगा, आप ईज़िली मैनेज कर सकते हैं और आपका जो कोड है वो क्लीन रहेगा, ठीक है? ताकि कोई भी अगर दूसरा
प्रोग्रामर जो है उसको देखेगा, तो उसको रीड करेगा, तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई इसमें ये इस क्लास में ये चीज़ें आपके हैं और इससे रिलेट करता है ये क्लास जो है ना। तो हम जब ओप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम उसमें किसको पढ़ते हैं? क्लासेस को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। आने वाली क्लास में मैं आपको ये सारी सारी चीज़ बताऊँगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन क्योंकि आपको ये समझाना था कि भई बेस्ट टीम कोलैबोरेशन, कि जब भी हम किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं जिस पे वो वर्क करते हैं, ठीक है? तो बगैर किसी के कोड पे इंटरफेयर करे बगैर सब अपनी-अपनी टीम पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शॉपिंग ऐप है, जिसमें एक टीम कस्टमर पे वर्क कर रही है, एक टीम आपके प्रोडक्ट पे वर्क कर रही है, एक टीम आपकी ऑर्डर पे वर्क कर रही है, एक टीम आपकी पेमेंट पे वर्क कर रही है ना? तो सब अपना-अपना काम करते हैं और सब अपने-अपने कोड पे वर्क करते हैं, बगैर किसी कोड पे इंटरफेरेंस करे बगैर, है ना? किसी को दूसरे के कोड को इंटरफेयर नहीं करते उसमें, है ना? तो इसी तरीके से वर्क होता है। तो ये क्या है? एक बेस्ट टीम कोलैबोरेशन है, एक टीम वर्क कर रही होती है ना? तो ये कब है? जब आपके पास ओप्स की अच्छी नॉलेज होगी। जब आप ओप्स की अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप उन प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर आता है एक पॉइंट कि मोस्ट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आर ओप्स बेस्ड। देखिए, वेब फ्रेमवर्क्स में जब हम वर्क करते हैं, जैसे हम जेंगो के बारे में पढ़ते हैं, फ्लास्क के बारे में पढ़ते हैं, स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिर मोबाइल एप्लीकेशन में हम एंड्रॉयड आईओएस पे वर्क करते हैं या फिर हम गेम इंजन्स पे वर्क करते हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जब भी हम इन पे वर्क करते हैं, तो हम उस पे वर्क जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ओप्स का कॉन्सेप्ट ना हो, जब तक हमारे पास ओप्स की नॉलेज ना हो। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये फ्रेमवर्क्स, ये लाइब्रेरीज, ये ओप्स पर ही बेस्ड है। तो आपको ओप्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर आपको इन फ्रेमवर्क्स, इन लाइब्रेरीज पे अगर आपको काम करना है तो, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आज के समय में जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी ज़्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और लार्ज प्रोजेक्ट में काम करना बहुत इजी हो जाता है जब हमारे पास ऊप्स की नॉलेज होती है। और बेस्ट टीम कोलैबोरेशन इससे होती है, जब हम ऊप्स की नॉलेज अगर हमारे पास होगी तो हम एक टीम में काम कर सकते हैं, जिसमें हम क्लासेस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। और मोस्ट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आर ओप्स बेस्ड, जिसमें अगर हमारे पास ओप्स की नॉलेज होगी तो हम लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जैसे जेंगो, फ्लास्क, एंड्रॉयड जो है, ये कोटलिन जो हुआ, हम इस पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, ओप्स में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें भी रिलेट करती है जब हम इसमें वर्क करते हैं जेंगो, फ्लास्क वगैरह में। तो खैर, जैसे-जैसे हमारी क्लास आगे चलती चली जाएगी, तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से उस पे वर्क करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि इंडस्ट्री की अगर हम रेशो की बात करें, तो आज के समय में अगर हम प्रोजेक्ट टाइप है, एक है हमारा यूजेज इन इंडस्ट्री में, तो ऊप्स बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो हमारे 80 टू 90% है, 80 टू 90% है। और अगर हम प्रोसीजरल की बात करें, तो वो हमारे 10 टू 20% है। देखिए, यूज तो इसका भी होता है लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में, लेकिन 80 टू 90 जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, 80 टू 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो हमारे ऊप्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो ये हमारी कुछ इंडस्ट्री रेशो है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि ऊप्स की जो हमारी ये जो सीरीज है, ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम पाइथन में इंटरव्यूज में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो ऊप्स बेस्ड होते हैं, ठीक है? तो इसलिए भी ये भी एक वजह है कि मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में कवर अप नहीं किया है, इसलिए मैंने अलग अलग क्लासेस में लाने का सोचा है कि भी हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग क्लासेस बनाऊं, है ना? जिससे आपको चीजें क्लियर हो और जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको कोई समस्या ना आए, है ना? तो ये भी एक वजह है कि भाई इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है।
तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अब हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आए हैं, जिसमें हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कौन किस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो इसमें लिखा है कि भाई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो ग्रेट है, वो अच्छा है फॉर लर्निंग लॉजिक एंड बिल्डिंग स्मॉल टूल्स या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे। बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज स्केलेबल एंड मेंटेनेबल एप्लीकेशन, ऊप इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर हमें बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है या फिर स्केलेबल या फिर मेंटेनेबल एप्लीकेशंस पे वर्क करना है, तो ऊप्स जो है वो बेस्ट है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन अगर हमारे को सीखना है, लॉजिक्स को सीखना है, या फिर हमें बिल्डिंग स्मॉल टूल्स करने हैं या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की जो महत्वता कम है, ऐसा नहीं है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे जब हमें वर्क करना है तो फिर हमारे को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब हमें लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करना है या फिर लार्ज एप्लीकेशंस पे काम करना है या फिर उन लार्ज एप्लीकेशंस को मेंटेन करना है, तो फिर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसी पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो यही है इसका फाइनल कंक्लूजन। आई होप आपको आज की जो ये क्लास है वो यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास वाकई अच्छी लगी है, कुछ आपने सीखा है मेरे से, तो प्लीज़ इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली जो क्लासेस हैं मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक सीरीज़ जो है, इस पे नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरी ऑब्जेक्ट्स पे होगी, जिसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, उसके बाद हम अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। और आने वाली जो 3-4 क्लासेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को अच्छे से समझना है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से आने वाली क्लासेस को फॉलो करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।